तो यदि आप लोग 3 मार्च क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जिसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की। तो यदि आप लोग बोर्ड परीक्षा में यहां से 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डायग्राम के साथ में, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर में ये देखने को मिल जाए। तो इसीलिए 5 मिनट मुझे आप दीजिए, 5 मिनट में आपका ये पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 5 मिनट में आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चन आपका रहने वाला है। क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आवर्त बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा का ये होता है, आवर्त बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आंसर बताने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ बहुत ही इजी वे में, सिंपल तरीके से, ताकि मात्र 5 मिनट में आपको ये तैयार हो जाए। और साथ ही में डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बहुत ही सरल तरीके से कैसे आप बनाओगे। तो सबसे पहले उत्तर में आप लिखोगे, इसमें सबसे पहले लिखोगे गुरु विभाजन के बारे में आपको बात करनी है आवर्त बीज पादपों में। तो सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा को लिखोगे। तो परिभाषा इसकी क्या होती है तो आप इसमें बताएंगे, बीजांड तथा भ्रूणकोश की, क्या बताओगे आप लोग, बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, बीजांड तथा भ्रूणकोश की जो परिवर्धन की प्रक्रिया होती है, यानी कि निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसको ही हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है, केवल एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। आगे आप बताएंगे इसमें पहली लाइन क्या बताओगे, और पूरा हर एक लाइन में हर एक डायग्राम मैं आपको क्लियर करा दूंगा। पहली लाइन में आपको बताना है, बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे हम लोग प्रपशु कोशिका बोलते हैं, सबसे पहली लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम देखना, ये क्या है, आपका पूरा बीजांड है और ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड काय। तो बीजांड काय में कोई एक कोशिका होगी, यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं हैं ना, बहुत सारी आपकी मृदुतक कोशिकाएं हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसी कोशिका होगी जो आपका आकार में बड़ी हो जाएगी और साथ ही में इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा और केंद्रक बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे इस प्रकार से, ठीक है। और साथ ही में जब इसका बड़ा हो जाएगा केंद्रक और साथ ही में कोशिका द्रव्य, तो फिर आपको यहाँ पर देखना है, ये आपका हो जाता है प्रपशु कोशिका, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखोगे तो क्या है, बीजांड काय में बहुत सारी मृदुतक कोशिकाएं, इन्हीं में से कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो गई है और साथ ही में कोशिका द्रव्य गाढ़ा और केंद्रक बड़ा हो गया है, तो वो आपका होता है प्रपशु कोशिका। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने इसको बनाया है इस कलर से, ठीक है, मतलब कि आप लोग देख सकते हो नारंगी कलर से, इस प्रकार से मैंने बना दिया है। तो ये क्या है, प्रपशु कोशिका है। ये पहली लाइन पे बिल्कुल क्लियर हो गई कि प्रपशु कोशिका बनती कैसे है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर आप लोग क्या करोगे, प्रपशु कोशिका तक हो गया आपका। प्रपशु कोशिका के आगे आपको बताना है कि प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका का निर्माण होता है और भीतर की तरफ बीजाणुजनन कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका प्रपशु कोशिका होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका समसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपकी दो कोशिकाएं बनती हैं। एक आपकी कोशिका बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी कोशिका बनती है आपकी यहाँ पर गुरु, मतलब कि बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो बिना बिना विभाजन के ही आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में मतलब काम करने लगती है। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका लिख दिया है। जैसा कि आप लोग आगे यहाँ पर लाइन में बता भी देंगे कि गुरु, मतलब कि बीजाणु जनन कोशिका जो होती है बिना विभाजन किए ही आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगेगी, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग बोलेंगे। फिर अब आपके आगे कौन सी लाइन है, आगे आपकी लाइन है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये वाली जो कोशिका रेड कलर से जो बनी हुई है, ये क्या आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। 4 अगुणित कितने कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, तो बताओगे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। आगे लाइन में लिखा है कि इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि इसमें से जो 3 होंगे, 4 बनेंगे, 4 में से जो 3 होते हैं उनका शीघ्रता से ही वो नष्ट हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक बचता है, ठीक है। तो जो एक बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु बोलते हैं। ये गुरु बीजाणु आपका क्रियाशील होता है और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आपका भ्रूणकोश या मादा इम्कोद्भिद में परिवर्तित होता है, यानी कि बदलता है।
तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, गुरु बीजाणु जनन का। यानी कि गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है कि मादा युग्मक का निर्माण होना। ठीक है, तो मादा युग्मक का निर्माण इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से पूरा डायग्राम है। डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, पूरी थ्योरी आप लोग डायग्राम से देख करके बता सकते हो कि जो आपका ये क्या है, सबसे पहले बीजांड बनाओगे, फिर आप लोग उसमें मृदुतक कोशिकाएं बनाओगे, फिर मृदुतक कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका होगी, वो बड़ी हो जाएगी, उसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा और केंद्रक बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रपशु कोशिका बोलेंगे। फिर प्रपशु कोशिका में आपका होगा समसूत्री विभाजन, जिससे आपकी दो कोशिकाएं बनेगी, एक आपका बनेगा प्राथमिक वित्तीय कोशिका, एक आपका बनेगा गुरु मतलब की बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगेगी, और फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में आपका होगा अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप आपके 4 अगुणी गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, और 4 में से 3 तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे, केवल एक बचेगा जो कि आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करेगा, और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आपका भ्रूणकोश या मादा एकोनमिन में परिवर्तित होता है। तो पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा जल्दी से। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।